आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 मैट्रिक्स। इससे पहले हमने 3.1 कंप्लीट कर ली है सॉल्यूशन उसकी, और दो थी उसकी पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से इंट्रोडक्शन वीडियोस जो आपने जरूर देख ली होंगी। उसके बाद ही आप 3.2 के इंट्रोडक्शन को समझ पाएंगे, क्योंकि 3.1 में हमने क्या किया था, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का रो, मैट्रिक्स के कॉलम, एलिमेंट, साइज, ऑर्डर और टाइप ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया था दो पार्ट में, तो वो वीडियो पर जरूर देख लेंगे। अब हम मैट्रिक्स की दुनिया में थोड़ा सा अंदर एंट्री करते हैं। तो जैसे मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि मैट्रिक्स की टाइप्स अभी और रह गई हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मींस वही सिंपल मैट्रिक्स का प्लस करना, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, मैट्रिक्स को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ये चार बातें आती हैं। तो इधर मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है। तो पहले हम बात करेंगे आज की वीडियो में ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के ऊपर। मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन बहुत ही इजी, बहुत ही वेरी वेरी इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। और फिर इसी के ऊपर बेस्ड हम एग्जांपल करेंगे एनसीईआरटी के, और एक्सरसाइज 3.2 को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशंस के अंदर, ये सब इधर ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो हम आज बात करेंगे सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, ये फिलहाल मैंने इधर शॉर्ट में लिखा हुआ है, डिटेल में आपको मैं इधर समझाऊंगा बोर्ड पे अभी। फिर हम बात करेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, फिर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, फिर प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, फिर प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस, फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फिर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ और बातें भी करेंगे हम, जब उस टाइम बताऊंगा। और फिलहाल हम इस 3.2 के ये एग्जांपल इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे 6, 7 और 12। ठीक, जो एक्सरसाइज 3.2 के बाकी के एग्जांपल ले जाएंगे ना, उनके लिए एक्सरसाइज 3.2 एग्जांपल्स के नाम से अलग वीडियो आएगी, इसके तुरंत बाद उसमें आप एग्जांपल्स करेंगे। तो देर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो पहले ही बड़ी होने वाली है हमारी। बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के अंदर क्या है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सिंपल सी बात है, जिस तरह से हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सिंपल अरिथमेटिक की बात करूं, या अलजेब्रा में हम दो वेरिएबल को प्लस कर देते हैं या दो नंबर्स को हम प्लस कर देते हैं, तो ऐसे हम दो मैट्रिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। बस दो मैट्रिक्स को ऐड करने की कुछ शर्त है, छोटी सी एक शर्त है, कोई दूसरी शर्त नहीं है उसकी, कि सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो 2 5 3 7, और ये बी भी कोई दूसरा मैट्रिक्स है 3 9 0 8। और अगर हमको दो मैट्रिक्स को प्लस करना है, ऐड करना है, तो इसके एडिशन को सिंपल अपना नोट कैसे करोगे, ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को प्लस कर देंगे। शर्त यह है कि दोनों के साइज सेम होने चाहिए, जिस ऑर्डर का ये होगा 2/2 का, उसी ऑर्डर का ये होगा। ये जरूरी नहीं है कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये मैंने लिख दिया वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों का साइज सेम हो। ये अगर 2/3 का है तो वो भी 2/3 का हो, ये अगर 2/1 का है तो वो भी 2/1 का हो। तो दो मैट्रिक्स को तब ऐड कर सकते हैं जो दोनों का साइज सेम हो। और इनको ऐड करेंगे कैसे, 2 + 3, मतलब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को प्लस कर देंगे। 2 + 3 5, 5 + 9 14, 3 + 0 3, एंड 7 और 8 15। और जो मैट्रिक्स बन के आएगा, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा, वो भी सेम साइज का होगा। तो जिस साइज के दोनों मैट्रिक्स होंगे उनको हम ऐड करेंगे, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स उनको ऐड करके जो आएगा वो भी उसी ऑर्डर का होगा। तो बस छोटी सी बात ये याद रखनी है कि दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, देन दीज टू मैट्रिक्स शुड बी ऑन द सेम साइज, दोनों सेम साइज के होने चाहिए। ठीक, इतनी बात याद रखनी है बस। और ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताई भी की बात। हाँ, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो भी सेम ऑर्डर का ही आएगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में इससे ज्यादा कुछ और नहीं है बताने के लिए, बस दो मैट्रिक्स होने चाहिए, दोनों का साइज। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बात के ऊपर कई बार ऐसा रीजन आ जाता है। अगर मैं इसी बात को जनरल वे में लिख दूं ना, तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका साइज मान लो m/n है, जनरल, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, इसका साइज भी सेम ही होना चाहिए। तो कई बार एमसीक्यू में ऐसा आ जाता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ a + b। हमने पूछ लिया कि अगर ए का साइज m/n है,
बी का साइज m बाई एन है, तो a प्लस बी का साइज क्या होगा, m बाई एन होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, मान लो a प्लस बी को ऐड करके आ रहा है सी आई जे, तो इसका साइज भी m बाई एन होगा। क्लियर है बात। कई बार वो ऐसे भी करते हैं कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, कि मान लो क्वेश्चन आ जाए कि a कोई मैट्रिक्स है ए आई जे m बाई एन की फॉर्म का, बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे m बाई पी की फॉर्म का। तो क्वेश्चन इस तरह लिखते हैं वो लोग कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी फॉर ए प्लस बी इज डिफाइंड। समझ में आई बात, कि ए प्लस बी को के डिफाइन होने के लिए पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ए प्लस बी डिफाइन कब होगा, जब दोनों के साइज सेम होंगे, दोनों की रो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ रो m तो दोनों में इक्वल है, तो नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल होना चाहिए, p इज इक्वल टू n होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन बना के वो आपको देते हैं। ठीक, समझ में आई ना बात, कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं इन दोनों साइज के, तो ए प्लस बी के डिफाइन होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए क्या शर्त होगी, तो शर्त क्या होगी, पी और एन इक्वल होने चाहिए, दोनों में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। ठीक, तो ये बातें हमको समझानी थी। अब हम इसको नोट कर लो एक बार, इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 अपनी बुक में से। ठीक है, दो मैट्रिक्स के एडिशन के ऊपर। तो एग्जाम्पल 6 में वो कहते हैं कि गिवन ए इज इक्वल टू, ये सामने आ गया होगा इधर, एग्जाम्पल 6 में कहता है वो गिवन ए इज इक्वल टू √3 1 -1 2 3 0 and similarly in matrix B 2 √5 और 1 -2 3 और 1/2। तो कह रहा है कि फाइंड ए प्लस बी। तो सबसे पहले जब भी ए और बी को आपको ए प्लस बी फाइंड करना है ना, तो देख लेना कि दोनों के साइज सेम है क्या, मुझे चेक करना है अपने मन में, ऐसा कुछ यहाँ पर लिख के नहीं दिखाना। हाँ, तो हमको दिख रहा है कि ये 2/3 का है और ये भी 2/3 का है, तो हाँ इनका सम जो है वो डिफाइन हो जाएगा। तो फाइंड करते हैं, चलो √3 + 2, तो मतलब √3 + 2 1 + √5, तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा 1 + √5 -1 + 1 0 2 - 2 0 3 + 3 6 0 + ½ ½ तो बस ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अब इसी बात को हमने क्या किया, एग्जांपल से हमने कंप्लीट कर दिया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक हमने खत्म कर दिया। ठीक, हाँ एक बात मुझे यहाँ पर और बतानी है कि अगर कभी भी दो मैट्रिक्स को हम अगर ऐड कर रहे हैं और उनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ए प्लस बी डिफाइन होगा ही नहीं। मैं समझाता हूं, अभी मान लो कभी आने लगे 2 - 1 3 7, ये 2/2 का है, और बी हमने लिख दिया 2 1 7 9 5 4। तो क्योंकि यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है, यहाँ पर जो इसका ऑर्डर है वो 2/3 है। अब अगर हम a प्लस बी फाइंड करने बैठे, तो हम इस 2 को 2 में प्लस कर देंगे, -1 को 7 में कर देंगे, इसको किस में करेंगे, तो कुछ बच्चा आएगा नहीं ना यहाँ पर, तो a प्लस बी डिफाइन नहीं होगा। तो आप लोग याद रखना कि इफ a and b are not of same order, then a plus b is not defined. तो a प्लस बी डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक, ये बातें अब इसलिए बताता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि अब इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू एसएसएम रिजल्ट आने लगे इन बातों के ऊपर, कि a और b अगर सेम ऑर्डर के नहीं होंगे तो a प्लस बी डिफाइन भी नहीं होगा। तो ये एडिशन का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर। तो अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। देखो स्केलर वर्ड में कंफ्यूज मत होना, स्केलर वर्ड यहाँ पर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ठीक है, स्केलर यहाँ पर क्या माना जाता है, मैट्रिक्स में स्केलर को कांस्टेंट मानते हैं। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जो फिक्स है स्केलर मानते हैं, ठीक है, कांस्टेंट को। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, मान लो ए है हमारे पास, कोई मैट्रिक्स ए है 3 5 -2 7 8 और 4, और कोई स्केलर यानी कि कोई कांस्टेंट लेट k इज इक्वल टू 2, कोई स्केलर है, कोई कांस्टेंट है, तो k a कितना होगा, k इंटू a कितना होगा, तो स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में इसको बोलते हैं ना, तो यानी कि 2 × a, तो मल्टीप्लाई कर दो
2 से। तो किसी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो उसका रूल ये है कि ये मल्टीप्लाई इसके हर एलिमेंट को होगी, हर एलिमेंट को। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो उस कांस्टेंट से अंदर के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, इसको हम इसका उल्टा समझते हैं। कल को कोई क्वेश्चन आ जाएगा इस तरीके से 8 - 6 और इसको 30 कर लो एंड 14। तो देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर। जब क्वेश्चन करेंगे तब आएगा भी क्वेश्चन के अंदर। अगर हमको दिख रहा है कि यहाँ से कुछ नंबर कॉमन आ सकता है, मगर वो कॉमन सब में से आना चाहिए, हर एलिमेंट में से। देखो ये सब नंबर इवन है तो 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन बाहर ले लो, यहाँ क्या रह जाएगा 4, यहाँ -3, यहाँ 7, यहाँ 50। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मगर हाँ वो सब में से आना जरूरी है, ये नहीं कि 3 में से आ गया चौथे में से नहीं आ रहा, सब में से आना जरूरी है। तो बस इसी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय एन स्केलर। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसी के बेस पर समझाता हूं आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसी के बेस पर बात करते हैं हम लोग नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। देखो ये टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये अभी निपट जाएंगे। हाँ लास्ट का बड़ा है मल्टीप्लाई वाला। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ये एक स्पेशल केस है। जैसे कि मैंने k को 2 लिया था, तो k यहाँ पर कोई भी स्केलर लिया जा सकता है। तो अगर हम कभी k की वैल्यू ले लें -1, अगर मान लो मैं k की वैल्यू क्या ले लूं -1, और a कोई मैट्रिक्स क्या है, a कोई मैट्रिक्स क्या है मेरे पास ये वाला, a कोई मैट्रिक्स ये है, तो k इंटू ए क्या हो जाएगा -1 इंटू ए, -1 इंटू ए, मतलब -1 से अंदर वाले को हर एक को मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे भी नोट कर देते हैं कई बार, और क्या बन जाएगा -3, -5, -7, -8, 9, -6। तो इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स का नेगेटिव, कि अगर किसी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव क्या होता है -a। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव क्या होता है -1 इंटू ए, या -a बोल दो, खाली -a बोल दो, ये इसका क्या होता है नेगेटिव। और इसका मतलब क्या है कि अंदर के हर साइन को हमने अपोजिट कर दिया। ठीक है, तो इतनी जानकारी को नोट करेंगे, नेगेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। हाँ अभी पहले एग्जांपल ले गया 7, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर के ऊपर डिपेंड है। तो एग्जांपल 7 को पहले और देखते हैं ना। तो हमारी बुक में है एग्जांपल 7, आपके सामने आ रहा होगा घूमता हुआ, कि a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a - b। तो 2a - b भी एक मैट्रिक्स है, तो 2a - b की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, 2a - b। तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स a को, 2 इंटू 1 2 3 3 2 1 माइनस b, b मतलब 3 -1 3 -1 0 2। अब करोगे कैसे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है ना, हर एलिमेंट को। तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, -3 -1 3 -1 0 2। अब इन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दो। जैसे कि क्या करेंगे हम, 2 - 3 क्या आएगा -1, 4 -1 और माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा ना, समझ रहे हैं, 4 -1 तो प्लस हो जाएगा 5 बन जाएगा, 6 - 3 तो 3, 6 -1 तो 7, 4 - 0 तो 4, 2 - 2 तो 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2a - b की। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल था, 6 भी हो गया 7 भी हो गया। अब इसको नोट करेंगे, अब देखते हैं एड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो यार बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन अब आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं, एसएससी रीजन भी आते हैं, तो ध्यान समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही अपना पुराने वाला
कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स को हम ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, देखो मैं यहाँ पर डिटेल में लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, लैंग्वेज लिखवाने तो कोई फायदा नहीं है, समझो केवल बातों को कि दो मैट्रिक्स हैं अगर उनको चाहे आप ऐसे ऐड कर लो ए प्लस बी कर लो चाहे बी प्लस ए कर लो, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ये आपको फीलिंग भी आ गई होगी क्योंकि अब आपको मैट्रिक्स को ऐड करना आ गया है। ठीक, तो मतलब कहने का क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है दो मैट्रिक्स के लिए। तो ये बात अंडरस्टूड है कि ए और बी शुड बी ऑन द सेम साइज, दोनों सेम साइज के होने चाहिए भाई, तभी तो एडिशन डिफाइन होगा ना इनका, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे कि ए प्लस बी और बी प्लस की वैल्यू हमेशा सेम आती है। ठीक, ऐसी बात करेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन मैट्रिक्स होंगे, तो तीन मैट्रिक्स को आप ग्रुपिंग करके चाहे तो ए प्लस बी प्लस सी इस तरह ऐड कर लो, या ग्रुपिंग चेंज कर दो ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर लो, तो भी वैल्यू इक्वल आती है। अच्छा, इन सबको हम वेरीफाई भी करेंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, लैंग्वेज कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये फीलिंग भी आ रही होगी आपको कि आप तीन मैट्रिक्स को, इन दोनों को पहले ऐड कर लो उसमें ए को ऐड कर देना, या इन दोनों को पहले ऐड कर लो उसमें सी को ऐड कर देना, इक्वली आएगा हमेशा। ठीक, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेगी। ठीक, इनको हम वेरीफाई भी करेंगे, एग्जाम्पल भी एक आधा, और क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं एक्सरसाइज के अंदर। तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट में कई बार बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि दिक्कत का विषय यह है कि 6-7 क्लास में जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, देखो आइडेंटिटी उसको बोलते हैं कि किसी मैट्रिक्स ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि ये ही आए। अगर ये है आपके पास, क्या है ये, यहाँ पे क्या लिखूं ऐसा कि ए ही आ जाए। ठीक, और ये उल्टा भी होना चाहिए दोनों साइड से भाई, जैसे कि अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर मान लो को नेचुरल नंबर 5 है, तो 5 में क्या ऐड करूं कि 5 ही आए, और उल्टा भी करना, मतलब लेफ्ट साइड से भी करना है राइट से भी करना, तो नंबर 0 हो जाएगा ना, 0, 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 5 प्लस 5, तो 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसे क्या मैट्रिक्स के लिए कोई ऐसा नंबर है आपके पास जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, ए प्लस वॉट ऐड करूं कि ए आ जाए, और वॉट में ऐड करूं कि ए आ जाए, तो हाँ है तो ओ। हमने आपको 3.1 के इंट्रोडक्शन में जीरो मैट्रिक्स बताया था, कैपिटल ओ, ये जीरो नहीं है, ये कैपिटल ओ है। तो कैपिटल ओ इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज अगर हम किसी भी साइज के मैट्रिक्स में उसी साइज का जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, ध्यान सुनना क्योंकि मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिखवाऊंगा ना बिल्कुल भी, अगर हम किसी भी साइज के, मान लो ए का साइज m/n है, तो उसी m/n साइज का जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस जीरो ए आएगा, जीरो प्लस ए आएगा। तो क्या लिखेंगे, जीरो मैट्रिक्स, ये बात ध्यान देने वाली है याद रखने के लिए, जीरो मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, किसके लिए, फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हुआ, जीरो मैट्रिक्स, उस साइज का जिस साइज का क्वेश्चन दिया हुआ होगा। नंबर 4 आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी, इनवर्स की डेफिनेशन थी कि किसी मैट्रिक्स ए में ऐसा क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी निकल के आ जाए, ए में ऐसा क्या ऐड करूं कि जीरो मैट्रिक्स निकल के आए, और उल्टा भी होना चाहिए कि किस में ए को ऐड करूं कि जीरो मैट्रिक्स निकल के आए। तो क्लियर है, ए में ए का नेगेटिव ऐड कर दो ना, मैंने आपको अभी इसलिए तो समझाया था नेगेटिव मैट्रिक्स, ए में नेगेटिव ए को ऐड कर दो तो जीरो मैट्रिक्स आएगा, या नेगेटिव ऑफ ए में ए को ऐड कर दो तो भी जीरो मैट्रिक्स आएगा। ये चीज दोनों तरफ से वेरीफाई होनी चाहिए, केवल लेफ्ट से नहीं होनी चाहिए और ना ही केवल राइट से, दोनों तरफ से। ठीक, तो क्या लिखेंगे, माइनस ए यानी कि नेगेटिव ए इज द इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव ए इज द एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो किसी मैट्रिक्स ए के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए। तो ये चार प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में, तो ये हमारा टॉपिक भी हमारा
कंप्लीट हो जाता है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होगा, नेगेटिव ऑफ ए होगा। इसको नोट करेंगे, चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर्स पर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में जो स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज है, छोटी सी दो प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। के एंड एल आर टू स्केलर्स, के और एल दो कांस्टेंट है, हमने मान लिया के और एल है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है फर्स्ट कि अगर के की मल्टीप्लाई ए और बी की एडिशन में करनी है, ध्यान सुनना, के की या फिर किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई अगर ए और बी के एडिशन में करनी है तो इसको हम इस तरह मान सकते हैं कि के इंटू ए मैट्रिक्स प्लस के इंटू बी मैट्रिक्स, ठीक है। वही सिंपल, के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो के इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी। जब वापस से कॉमन ले लो तो ऐसे ले सकते हैं, ठीक। दूसरा, वैसे तो खैरी प्रॉपर्टी बस वैसी है बेवकूफी वाली, के प्लस एल इंटू ए, अगर दो स्केलर को प्लस करके मल्टीप्लाई करनी है ए में तो वो के ए प्लस एल ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, इनका कोई ज्यादा यूज भी नहीं है, बस पता होना चाहिए क्योंकि दे रखी है बुक में, मैंने बता दी, ठीक। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर भी टॉपिक पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स या फिर सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, जिस तरह से एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स था ऐसे ही डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स होता है। हमने एग्जांपल 7 कर भी लिया है अभी इसी के ऊपर, हमको पता भी नहीं चला वैसे। तो जिस तरह की एडिशन में क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा ए प्लस बी। ऐसे डिफरेंस में होता है कि अगर ए और बी सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं, 2 3 1 5 4 7, बी भी सेम ऑर्डर का है, ये 2 by 3 का है, और बी अगर सेम ऑर्डर का है कुछ भी मान लो 5 0 8 1 -3 और 9, ये भी सेम ऑर्डर का है, तो इनका जो डिफरेंस होगा उसको नोट किससे करेंगे हम लोग, a माइनस बी से, और क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें से उसको माइनस करके चले जाएंगे। 2 में से 5 तो 2 - 5 मतलब -3, 3 - 0 तो 3, 1 - 8 -7, ठीक है। 5 - 1 4, 4 - 3 तो 7, 7 - 9 तो -2, और जो आएगा ना रिजल्टिंग बन के, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। तो जिस तरह से एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स था उसी तरह से डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स है। तो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, बस हम माइनस कर देंगे दोनों को एक दूसरे में से, और माइनस करके क्या होगा, जो मैट्रिक्स आएगा उसी को बोलेंगे डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी अगर चाहो देख सकते हैं, वही पहले इतना नोट कर लेंगे, पहले पहले इतना नोट कर लेंगे। तो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अगर बात करूं तो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चारों ही इसमें लागू नहीं होगी। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, थोड़ा सा बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है, दो मैट्रिक्स की डिफरेंस के ऊपर। तो देखो, अगर हम कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करें, अगर हम डिफरेंस के लिए, है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करें या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं कई बार, तो ये हमको फीलिंग आ रही होगी कि a माइनस बी और b माइनस तो इक्वल कहाँ होंगे, ये तो इक्वल होंगे नहीं ना, a माइनस बी और b माइनस इक्वल थोड़ी हो जाएंगे एक दूसरे के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी फॉर डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर ग्रुपिंग लेके इनको माइनस करें, a माइनस बी माइनस सी ये वाला और a माइनस बी माइनस सी, ये भी इक्वल नहीं आएंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है बुक में हमारे पास, ठीक है, ये भी इक्वल नहीं आएंगे। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर बात करें कि देखो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि व्हाट आर द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के डिफरेंस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो कुछ होता ही नहीं है, नॉट डिफाइन लिखेंगे आंसर। देखते हैं कैसे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी
एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, तो क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है कि ए में से उसको माइनस कर दूं और ए ही आ जाए? क्या कोई है मैट्रिक्स ऐसा जो ए में से माइनस कर दूं और ए आ जाए? हाँ है, क्यों नहीं है? जीरो मैट्रिक्स है, ए में से अगर जीरो मैट्रिक्स को माइनस करोगे तो ए तो आएगा, ठीक। मगर यही के लिए सिर्फ इतना जरूरी नहीं है, उल्टा भी तो होना जरूरी है ना, दोनों होने चाहिए ना, तो ये तो नहीं वो होगा ना। तो इसलिए जीरो तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता डिफरेंस के लिए, क्योंकि ये चीज ठीक बैठ रही है मगर ये वाली चीज ठीक नहीं बैठेगी, ठीक। तो नॉट एग्जिस्ट, तो क्या लिखो ना, नो एग्जिस्ट। मतलब क्या नॉट एग्जिस्ट? क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो आइडेंटिटी तो सब्ट्रैक्टिव इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट एंड सब्ट्रैक्टिव, यहां क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्टिव इनवर्स एलिमेंट, सब्ट्रैक्टिव इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक। ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यही चार प्रॉपर्टी थी डिफरेंस के ऊपर। तो यहां तक हमारा डिफरेंस तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब सबसे मेन टॉपिक जो इस वीडियो का है उसकी बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और देखते हैं उसके ऊपर एक एग्जांपल नंबर 12। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। हमने मैट्रिक्स का एडिशन सीख लिया, मैट्रिक्स का डिफरेंस सीख लिया, मैट्रिक्स का क्या कहते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स सीख लिया, उनकी प्रॉपर्टी भी देख ली, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर भी देख लिया। अब दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक चल रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए पहले हम बात करते हैं एग्जांपल 12 के ऊपर। इसमें मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी बिल्कुल लिखवानी नहीं है, जो कोई जरूरत भी नहीं उसको आपको करने की, ठीक है। तो एग्जांपल 12 की बुक में भी है, यहाँ पे सामने आ भी गया होगा। फाइंड ए बी, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करने के लिए क्या उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए इंटू बी से। जैसे कि एडिशन को किससे डिनोट कर रहे थे हम, एडिशन को ए प्लस बी से कर रहे थे, डिफरेंस को ए माइनस बी से कर रहे थे, नेगेटिव ऑफ ए को माइनस ए से कर रहे थे, और स्केलर मल्टीप्लाई को के इंटू ए से कर रहे थे। ऐसे ही दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई को डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ए इंटू बी से, ठीक। और जिस तरह सबसे पहले मैंने दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या बताई थी कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, ऐसे ही दो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन के लिए भी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। बट दिस कंडीशन इज नॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के लिए उनका ऑर्डर सेम हो या ना हो इस बात को देखना नहीं है, कुछ और देखना है। वो क्या है, सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो अगर आपको दो मैट्रिक्स मेरे पास है, पहले का ऑर्डर कितना है 2/2, दूसरे का ऑर्डर कितना है 2/3, तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कह लो, मल्टीप्लिकेशन कह लो, मल्टीप्लाई कह लो, तभी डिफाइन होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों मतलब पहली वाली मैट्रिक्स के तो नंबर ऑफ कॉलम, पहले वाली मैट्रिक्स के तो नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइन होगी। तो अगर पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ये वाला नंबर, बाद वाला नंबर, और दूसरे मैट्रिक्स का पहले वाला नंबर यानी नंबर ऑफ रो इक्वल है, देन ए बी डिफाइन। तो ए बी डिफाइन कह लो या ए बी एग्जिस्ट कह लो, तभी ए बी एग्जिस्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो याद रखना है सबसे पहली शर्त क्या है, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट या दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होगा, जब उन दोनों में पहले वाली में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो इक्वल हो। यानी कि अगर मैं इस बात को जनरल वे में कहूं तो अगर पहली मैट्रिक्स का साइज m/n है और सपोज करो दूसरी का साइज l/p है, ठीक, तो n और l इक्वल होने जरूरी है, तभी इनकी प्रोडक्ट डिफाइन हो पाएगी, ठीक है। अगर कल को ऐसा आने लगे कि a कोई मैट्रिक्स है जिसका साइज 3/2 है और b कोई मैट्रिक्स है जिसका साइज 3/2 है, मान लो 3/4 है, मान लो है ना, तो क्या ए और बी डिफाइन हो जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, इक्वल तो नहीं आए ना। तो
हम ए बी की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ए बी डिफाइन नहीं होगा। याद रहेगी बात, ए बी, ए और बी का मल्टीप्लाई कब डिफाइन होगा, जब पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो इक्वल हो। ये बात तुरंत नोट करेंगे, फिर आगे बात बताता हूं। चलो, जब हमको पता लग गया कि पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो अब हम ए और बी की मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी की मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा नया, ए और बी की मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बन के आएगा, वो पता है किस ऑर्डर का आएगा, वो आएगा इस ऑर्डर का, इस ऑर्डर 2/3। वो किस ऑर्डर का आएगा, 2/3 का। ठीक, यानी कि मैंने मतलब कहने का ये है, अगर एक मैट्रिक्स m/n का है, दूसरा मैट्रिक्स n/l का है, तो पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो इक्वल है ना, इक्वल दोनों n है ना, तो मतलब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, पॉसिबल है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बन के आएगा वो किस साइज का आएगा, m/l का। वो किस साइज का आएगा, m/l का। ये बात ध्यान रखें, ये बात जरूर ध्यान रखना, आगे काम आएगी अभी इसी चैप्टर में। ठीक, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स किस साइज का होगा, m/l का। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इस बात को नोट कर लेंगे पहले सभी। चलो, तो फिलहाल जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स 2/2 का है और ये वाला मैट्रिक्स 2/3 का है। तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख दूं कि नंबर ऑफ रो इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है, देन ए इंटू बी एग्जिस्ट, देन ए बी इज एग्जिस्ट, या ए बी विल बी एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट तो करेगा। अब बात है इसको फाइंड करने की, अब बात क्या है इसको फाइंड करने की। देखो, मैं एग्जांपल को आपको एग्जांपल के तौर पे नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको इस एग्जांपल को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वैसे तो हम कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे मल्टीप्लाई करने के, मगर एक्सरसाइज में, ठीक है, एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, वहां पर हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। फिलहाल तो इस एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ बातें सीखो। तो जब हम ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एक्चुअल में जो मैट्रिक्स आएगा, ये तो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ सारा इस एग्जांपल के दौरान, जो मैट्रिक्स बन के आएगा एक्चुअल में वो किस साइज का आएगा, मैंने बताया ना अभी क्या बताया है कि 2/3 का आएगा, है ना, 2/3 का आएगा। 2 रो आएंगी, 3 कॉलम आएंगे, समझ लो, 2 रो आएंगी, तो A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23। क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करने, क्वेश्चन ऐसे नहीं करने, क्वेश्चन तो अलग तरीके से करना है। ये तो मैं आपको सारे कंसेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर। क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसका, इसको देख के मैं डायरेक्ट ए और बी के मल्टीप्लाई कर भी दूंगा और आपको समझा भी दूंगा, मगर वो हम करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। फिलहाल बातें सीखो कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी, जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो 2/3 का आएगा। ठीक है, और वो इस फॉर्म का आएगा, मतलब 2 रो आएंगी, 3 कॉलम आएंगी। अब सुनो करते कैसे है, इसे समझाता हूं थोड़ा सा। ये ए है, ठीक है, और ये बी है, मेरे को ए इंटू बी करना है, तो मैंने पहले ए लिखा 6 9 2 3, फिर मैंने बी लिखा इंटू, मल्टीप्लाई लगाओ चाहे तो बीच में, 2 6 0 7 9 8, और मैंने आपको इधर बता दिया कि जो मैट्रिक्स आना है ना वो 2/3 का आना है, 2/3 का आना है। अब तो करते कैसे हैं, बहुत ध्यान सुनना। अब करना क्या है कि जो पहले पहले अक्षर है ना, जैसे कि मैंने A11 लिखा, तो ये पहला मैट, आपको पता है कि पहला तो किसके लिए होता है, रो के लिए, और दूसरा किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। ठीक, तो पहले वाले मैट्रिक्स की तो रो लेनी है और दूसरे वाला का कॉलम लेना है। सुनो भाई, A11 चाहिए ना मुझे, तो A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, ध्यान सुनना, पहली रो पहला कॉलम। इस चीज को, जो ये पहली डिजिट लिखी हुई है ना, जितने भी एलिमेंट में पहली डिजिट लिखी हुई है वो देखनी है पहले मैट्रिक्स में, और जो दूसरी डिजिट लिखी है वो देखनी है दूसरे मैट्रिक्स में। दोबारा देखो, हमने कहा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से आएगा। A11, तो ये 11, तो पहली रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा। समझ में आई बात, मैंने इस 11 का यूज मैंने कैसे किया, पहली रो इस 1 के हिसाब से, और 1, अब वहां पहुंचो पहला कॉलम, और इनके कोरस्पॉन्डिंग की मल्टीप्लाई करनी है, 6 की 2 में, 6 की 2 में, और अब प्लस लगाना है अपनी तरफ से 9 की 7 में, इस तरह से, इस तरीके से। ठीक,
और देखो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो फिलहाल मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ चीजों को, जब हम प्रैक्टिस हो जाएगी ना हम इनको बहुत तेजी से करा करेंगे। ठीक, चलो इसको हटाते हैं। अब अगला क्या है, 1 2, अगला एलिमेंट क्या है 1 2, यहाँ पे आना है A12। तो पहली तो रो है और दूसरा कॉलम है, ये पहले मैट्रिक्स में देखो, इसको देखो दूसरे मैट्रिक्स में, तो पहली रो ये वाली, पहली रो, और दूसरा कॉलम ये वाला। ठीक, कोरस्पॉन्डिंग के एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, 6 की 6 में, 6 की 6 में, और 9 की 9 में, प्लस लगा के 9 की 9 में, और ये हमारा खत्म हो गया इतना 6 9। ठीक, चलो 1 2 भी आ गया ना। अब क्या था अगला, A13, तो पहली तो रो और तीसरा कॉलम, ये पहले मैट्रिक्स में देखोगे, ये देखोगे दूसरे मैट्रिक्स में। ठीक है, तो पहली तो रो और तीसरा कॉलम, पहली तो रो और तीसरा कॉलम इसके साथ चल रहे हैं। तो 6 की मल्टीप्लाई 0 में, 6 इंटू 0, और 9 की मल्टीप्लाई 8 में, प्लस लगा के 9 की मल्टीप्लाई 8 में, ये खत्म। ठीक है, खत्म हो गया। अब आता हूं A21 पर, A21, ये वाली तो रो और ये वाला कॉलम, ये पहले मैट्रिक्स में, ये दूसरे मैट्रिक्स में। तो पहले मैट्रिक्स में रो 2, पहले मैट्रिक्स में रो 2 तो ये रही, तो दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम 1 ये रहा। तो कोरस्पॉन्डिंग की मल्टीप्लाई 2 की इस वाले 2 में और 3 की इस वाले 7 में, प्लस लगा के ये मल्टीप्लाई आ गया पे ना, 3 की इंटू 7 में। ठीक हो गया। अब A22, पहले की तो रो 2, दूसरे का कॉलम 2, पहले की रो 2 ये रही और दूसरे का कॉलम 2 ये रहा। तो 2 की तो 6 में, 2 की तो 6 में, और प्लस 3 की मल्टीप्लाई 9 में। चलो जी, अब क्या था अगला, अब क्या था A23, रो 2 पहले मैट्रिक्स में, कॉलम 3 दूसरे मैट्रिक्स में, ये वाला कॉलम। तो 2 की तो 0 में, 2 की तो 0 में, और 3 की 8 में। इस तरह से मैंने इसको आपको लिख के दिखा दिया। वैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, जब एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो मैं इस चीज को डायरेक्ट कर दिया करूंगा और आप भी करने लगोगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल तो सोल्व करते हैं आगे। तो 6 दूनी 12 और 9 सत्ते 63, ये बनेगा 6 छक 36, प्लस 9 में 81, 6 के 0 में 0, और 9 अट्ठे 72, 2 दूनी 4 और 3 सत्ते 21, और 6 दूनी 12 और 9 ते 27, 2 का 0 और 8 या 24। तो कितना बन जाएगा 75, 6 और 1 7, 8 और 3 1, प्लस 72, दिस इज 25, 7 और 2 9, 2 और 1 3, और ये 24। तो ये हमारा A मल्टीप्लाई B हमने फाइंड कर दिया। ये मेरे पास क्या हुआ, A इंटू बी मैंने फाइंड करके आपको दिखा दिया। तो आपको दिख भी रहा होगा कि ये भी 2/3, ये किस साइज का आया, 2/3 साइज का आया। ठीक, तो ये पूरा कंसेप्ट है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हमको ये कहते हैं कि मैंने ए बी तो फाइंड कर दिया, कि बी ए फाइंड करो, मान लो कहते हैं कि बी ए फाइंड करो, तो देखो बी का साइज कितना है 2/3, बी का ऑर्डर कितना है 2/3, ए का ऑर्डर कितना है 2/2। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे और नंबर ऑफ रो यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो बी इंटू ए इज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बी ए को हम फाइंड ही भी नहीं कर पाएंगे। और बस ठीक है। ठीक, तो ये पूरा तरीका था ए और बी की मल्टीप्लाई करने का, इसको नोट कर लेंगे एक बार। फिर मैं आपको बताता हूँ कि जब हम क्वेश्चंस को करेंगे एग्जाम में अपनी कॉपी में तो कैसे करेंगे। फिलहाल इन बातों को नोट कर लेंगे जरा जल्दी से। चलो, जब अगर हमको क्वेश्चन करना है ना, तो हमको ये सारी बातें नहीं लिखनी, इतना हमको नहीं लिखना, जितना अब बोर्ड पर दिख रहा है बस उतना काम कर देना, बात खत्म। हमको नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स की जो इक्वलिटी है कि वो इक्वल है नहीं, अपने मन में चेक कर लेना है, मेंटली चेक कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। और बस ए बी की सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, भले ही ये स्टेप ना भी करके दिखाना, हम डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, जब हमको प्रैक्टिस हो जाती है ना, ऐसा रखते हैं हाथ 6 दूनी 12, 7 63, डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको नोट करेंगे, बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे पहले हम कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव होती है या नहीं, मतलब अगर दो मैट्रिक्स मेरे पास ए और बी हैं, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल आएंगे या नहीं, इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक, तो जैसे कि हमने आज देखा था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव था, ए प्लस बी इज इक्वल टू था बी प्लस ए के, डिफरेंस नहीं था, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू था बी माइनस ए के। ऐसे ही मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव नहीं होती, याद रखना, ए इंटू बी
इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, क्योंकि ये जरूरी भी नहीं है कि अगर ए भी डिफाइन हुआ है तो बी भी डिफाइन होगा। हमने देखा है इसके पहले एग्जांपल में कि हमने ए भी तो फाइंड कर लिया था, ए भी तो हमने फाइंड कर लिया था, लेकिन इसी एग्जांपल में जो हमने अभी पीछे किया था उसमें तो बी डज नॉट एग्जिस्ट आया था। तो जब बी ए फाइंड नहीं होगा तो कम्युटेटिव कहां से हो जाएगा ये। दूसरी बात, अगर कभी किसी केस में ए बी, मान लो ए और बी दोनों 2/2 के हैं, ए भी 2/2 का है, बी भी 2/2 का है, तो तब तो ए भी पॉसिबल होगा, तब बी भी पॉसिबल होगा। तो भी जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। मतलब हम हमेशा ये पक्का नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव। तो आपको मेन अब क्या याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती। हाँ, कभी कभार किसी एक आध क्वेश्चन में आ गई, वो इत्तेफाक से बाई चांस आ गई तो अलग बात है, मगर इसको हम स्पेशली याद नहीं रखेंगे क्योंकि होती नहीं है। ए इंटू बी और बी इंटू ए अलग आ सकता है। जब मैं आपको अगली वीडियो में एग्जांपल नंबर 14 कराऊंगा तब आपके पास फील भी आएगी। आप पहले भी करके देख सकते हैं अपनी बुक में से एग्जांपल नंबर 14 कि ए बी दिया हुआ है, उसने ए बी फाइंड कराया है हमसे, बी ए बी फाइंड करवाया है, और देखो बुक में साफ दिखा दे रहा है कि ए बी की वैल्यू अलग आई है और बी ए की वैल्यू अलग आई है। ये हम करेंगे भी अपने, जब हम अगली वीडियो में एग्जांपल करेंगे ना तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ए बी की वैल्यू अलग आएगी, बी की वैल्यू अलग आएगी। ठीक, तो याद क्या रखना है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक, अब दूसरी बात, एक ऐसा केस है, एक ऐसा केस भी है दुनिया के अंदर जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होता है, और ये बात एग्जाम में आती है, ध्यान रखना। क्या ये बात है कि इफ अगर कभी ऐसा हुआ, इफ ए एंड बी आर टू डायगोनल मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर टू डायगोनल मैट्रिक्स, अगर ए और बी दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। ध्यान समझो क्या लिख दिया मैंने, ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। ये बात कोई दूर दूर तो बताएगा नहीं आपको। दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी। अगर ए और बी दो कैसे मैट्रिक्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, पढ़ा था हमने 3.1 के इंट्रोडक्शन में डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो नॉन जीरो होते हैं, बाकी सब एंट्रीज जीरो होती हैं, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ए और बी कभी डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ठीक, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कॉम्यूटेटिव होगा, यानी कि जो वैल्यू ए बी की होगी वही वैल्यू बी ए की होगी। एक एग्जांपल से मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल लेना है, मगर डायगोनल मैंने लिख दिया 3 5। देखो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो बाकी जीरो। ऐसे बी मैंने लिख दिया 4 7। देखो दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हैं। मैंने 2/2 के इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन थोड़ी इजी करनी है समझाने के लिए। डायगोनल मैट्रिक्स होता तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है ना, तो या तो 2/2 का होगा या 3/3 का होगा। 3/3 की कैलकुलेशन बड़ी पड़ जाएगी फिलहाल समझाने के लिए, तो मैंने आपको समझा दिया। तो अब मैं फाइंड करके दिखाऊंगा आपको, इधर ए बी इधर बी ए दोनों सेम आएंगे। और आप कोई भी दुनिया में डायगोनल मैट्रिक्स ले लेना, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमेशा ए बी बी ए इक्वल आएगा। चलो करते हैं भाई, ठीक है। तो पहले मैंने इधर लिखा 3 0 0 5। देखो इस बार में थोड़ा तेजी से काम कर दूंगा, इस बार में थोड़ा सा तेजी से काम कर दूंगा और आप भी करने लगोगे कुछ दिनों बाद। चलो जी, इस रो की इस कॉलम में 3 की 4 में 12, 0 की 0 में 0। चलो जी, इस रो की इस कॉलम में 3 की 0 में 0, 0 की 7 में 0। चलो जी, इस रो की इस कॉलम में 0 की 4 में 0, 5 की 0 में 0। चलो जी, इस रो की इस कॉलम में 0 की 0 में 0, 5 की 7 में 35। ठीक, तो ये कितना बना, ये बना 12 0 0 और 35। अब इधर फाइंड करते हैं बी ए। पहले बी को लिखते हैं 4 0 0 7। इधर ए को लिखते हैं 3 0 0 5। करते हैं स्टार्ट। इस रो की इस कॉलम में 4 3 12, 0 की 0 में 0, 4 की 0 में 0, 0 की 5 में 0। इस रो की इस कॉलम में 0 की 3 में 0, 7 की 0 में 0। इस रो की इस कॉलम में 0 की 0 में 0, 7 की 5 में 35। तो देखो 12 प्लस 0 12, 0 प्लस 0 0 0 35।
तो क्या दोनों सेम आ गए? तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर ए और बी दो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए और बी हमेशा कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेंगे। ठीक, तो इस बात को नोट कर लेंगे। एक बात और समझानी है, उसके लिए मैं समझाऊंगा आपको एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल 15 भी हम इसी वीडियो में करेंगे अभी, इसके बाद इसको नोट करेंगे पहले तुरंत। अब एग्जाम्पल 15 अपने आप में एक एग्जाम्पल है, अपने आप में एक कंसेप्ट है, अपने आप में एक समझने की चीज भी है। वो चीज ये है, ध्यान सुनो। जब हम नंबर सिस्टम करते हैं ना, और मैंने कहा कि दो नंबर की मल्टीप्लाई करो और जीरो आना चाहिए, ध्यान सुनना, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करो जीरो आना चाहिए, तो ये आपकी मजबूरी है कि एक नंबर को तो जीरो लेना ही पड़ेगा, एक नंबर को तो जीरो लेना ही पड़ेगा। दोनों को भी ले सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करके जीरो लाना है, तो किसी एक नंबर का या दोनों का जीरो होना जरूरी है। या तो कोई एक जीरो होगा तो जीरो आएगा, या दोनों जीरो होंगे तो जीरो आएगा। अगर दोनों नॉन जीरो हुए तो जीरो थोड़े आ जाएगा, दोनों अगर नॉन जीरो होंगे तो जीरो कभी नहीं आता। मगर मैट्रिक्स में थोड़ा उल्टा है। अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, ए मैट्रिक्स और मैं कह रहा हूं कि इनकी मल्टीप्लाई करके जीरो मैट्रिक्स आए, ये ओ है भाई, कैपिटल ओ। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके अगर जीरो मैट्रिक्स आए, तो ये जरूरी नहीं है कि ए और बी में से किसी एक को जीरो होना पड़े। ए भी नॉन जीरो हो, ए भी क्या हो, नॉन जीरो, बी भी क्या हो, नॉन जीरो, तब भी मल्टीप्लाई करके जीरो आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक को जीरो होना जरूरी है। अगर एक को जीरो, अगर कोई एक जीरो हो गया तो पक्का आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी। सेंटेंस क्या बनता है? इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी दैट दैट वन ऑफ देम ए एंड बी इज जीरो। मतलब ए और बी के मल्टीप्लीकेशन को जीरो होने के लिए ए और बी में से किसी एक का जीरो होना आवश्यक नहीं है। ये बात लिखी हुई भी हमारे एनसीईआरटी के बुक में, जहां पर एग्जांपल 15 दिया हुआ है, वहां से आप बात को याद कर लेंगे। एक बार मैं दिखाता हूं, लैंग्वेज यहां लिखी हुई है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज ए जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। ये बात इधर मैं इधर इधर आपको डिस्प्ले करके दिखा भी सकता हूँ, आप पढ़ लेंगे एक बार और उसको याद कर लेंगे, अपने नोट में हाईलाइट करके लिख लेंगे। अब इस बात को मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, ना तो ये जीरो मैट्रिक्स है, ना ही ये जीरो मैट्रिक्स है। और अभी देखना, इनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आएगा। ये जीरो, ये -1, ये जीरो, ये 2। इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे? बी में, 3500। तो मल्टीप्लाई करनी मैंने आपको आज सिखाई है, धीरे धीरे आपको करनी आएगी। देखो, इस रो के एलिमेंट की इस कॉलम के एलिमेंट में करते हैं, तो जीरो की 3 में जीरो, -1 की जीरो में जीरो, बीच में प्लस। क्लियर है? अब इसी रो के एलिमेंट की इस कॉलम में जीरो की 5 में जीरो, -1 की जीरो में जीरो, बीच में प्लस। अब इस रो की इस कॉलम में जीरो की 3 में जीरो, 2 की जीरो में जीरो, बीच में प्लस। अब इस रो की इस कॉलम में जीरो की 5 में जीरो, 2 की जीरो में जीरो। तो यहां पर हमने देखा कि ए बी जीरो 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 जीरो, यानी कि ए बी क्या आ गया? नल मैट्रिक्स ओ, ये ओ है। तो हमने क्या देखा कि ए बी को जीरो मैट्रिक्स होने के लिए ए और बी में से किसी एक का जीरो होना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो दैट वन ऑफ दैम ए और बी इज जीरो। ए और बी में से किसी एक को जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। नेक्स्ट, ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी तो कॉम्पिटेटिव तो हमने कर ली, ठीक है। अब आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए। इससे पहले हमने डिफरेंस की कर ली है, और उससे पहले हमने एडिशन की भी कर ली है। एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि तीन मैट्रिक्स को अगर ग्रुपिंग को चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी को अगर हम ऐसे करें, और ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी को अगर हम ऐसे करें, तो क्या इक्वल आएगा? तो मैं बता दूं आपको, ये इक्वल आएगा। हम वेरीफाई करेंगे इसको, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, एग्जांपल में भी है। तो ये इक्वल होता है, ध्यान रखना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव होता है, ये हमेशा इक्वल आएगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी, मतलब अगर मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई करनी है एडिशन ऑफ बी प्लस सी में, अगर ए की मल्टीप्लाई करनी है एडिशन ऑफ बी प्लस सी में, तो क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। क्लियर है बात? यहां पर एक बात ध्यान देना कि अगर a इंटू बी क्या है ना, तो a इंटू बी ही लिखें, b इंटू ए मत लिख देना, a इंटू सी ही लिखना, c इंटू ए मत लिख देना। दूसरा, इसी का दूसरा फॉर्म ये भी है कि अगर कभी b प्लस सी की मल्टीप्लाई आपको अगर राइट साइड से करनी हुई, राइट साइड से, तो फिर वो राइट में ऑपरेट होगी, b इंटू ए और c इंटू ए। ये बात को हम तो समझ में आ गया ना। ये सिंपल अलजेब्रा नहीं है कि x इंटू वाई और y इंटू एक्स कॉम्बिनेटिव लाते, क्योंकि होता है ना मल्टीप्लाई में भाई, a इंटू बी तो लेफ्ट से लिखना, a इंटू सी, ये राइट से किया मैंने, तो b इंटू ए राइट में, c इंटू ए भी किसमें होगा, राइट में। ठीक, नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी, कि किसी मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई किस मैट्रिक्स में करूं कि ए ही आ जाए, और उल्टा भी किस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई फिर लेफ्ट से ए में करूं तो भी ए आ जाएगी। ऐसा कौन सा मैट्रिक्स यहां लिख दूं कि जिसकी मल्टीप्लाई में ए में ही कर दूं और ए ही निकल के आ जाए। तो मैंने आपको एक दिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझाया था, अगर आपको ध्यान हो। यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये 2x2 का होता है, ये 3x3 का होता है, याद है ना? नहीं याद है तो 3.1 की वीडियो जाकर देखो, इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 2 मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने उस दिन ये भी समझाया था, याद करो, कि आई जो होता है, आई जो होता है वो मैट्रिक्स की दुनिया का 1 होता है, मैट्रिक्स की दुनिया का 1, एक आई कौन होता है, मैट्रिक्स की दुनिया का 1। तो मतलब क्या हुआ, ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कर देना, ए ही आएगा, चाहे लेफ्ट से करना चाहे राइट से करना। तो आई को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये बात सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्यों वैलिड है ये बात? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर फॉर्म का, 2 3 और 5 ऐसा लिख दो मान लो, ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं किस में करूं कि ये आ जाए, इसकी मल्टीप्लाई आपको आई में करना है, ए ये निकल के आएगा, इस ए की मल्टीप्लाई आई में। यहाँ पे आई क्या होगा, इसी साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स, आई क्या होगा यहाँ पर, इसी साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपका क्वेश्चन 3x3 का है तो फिर 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोला जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 3x3 के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस तरह भी याद कर सकते हैं कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर I2 is the multiplicative identity because it is I2. ठीक है, and for any square matrix of order 3 I3 is the multiplicative identity because this is I3. ठीक है, तो किसी भी तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो 2x2 का हो 3x3 का हो, उसी के लिए वैलिड होती है ये चीज। ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आई में करना तो हमेशा ए आएगा, या आई के में करना तो हमेशा ए आएगा। ये हम करेंगे भी। मैं यहाँ पर इन चीजों के एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगले एक्सरसाइज में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 3 पार्ट में बनेगी उसकी सॉल्यूशन वीडियो, तो उसमें हम ये सारे काम करेंगे। वहां पर मैं आपको फिर से सारी बातों को रिकॉल करा दूंगा वहीं का वहीं। ठीक, तो इस वीडियो में तो लगभग काम हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसमें हमने सारी हर तरह की प्रॉपर्टी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बातें कर ली हैं। अब हमको इनका यूज देखना है, बहुत मजा आने वाला है। अगली वीडियो में एग्जांपल्स करेंगे, इन सब चीजों के एप्लीकेशंस देखेंगे और फिर 3.2 की सॉल्यूशन करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर कोई कमी रह गई होगी तो वहां पूरी हो जाएगी। और ये मुझको पता है कि ये चीजें एक बार में समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि हमने अब तक इनका एप्लीकेशन नहीं देखा, सिर्फ मैंने बताई है। तो अगर इस वीडियो में से या फिर कभी भी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको 30-35% भी बात समझ में आ गई है तो
समझ लो, अच्छा है। ऐसे ही होता है इंट्रोडक्शन वीडियो में जो फॉर्मूले बताए गए हैं, जो कंसेप्ट बताए गए हैं, जो तरीके बताए गए हैं, वो अगर आपको 30, 35, 40% तक भी समझ में आ गया ना, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाकी का कवर कहाँ होगा, बाकी का जो 40% है, 30% आपको अब आ गया होगा, या मान लो 40% अब आ गया होगा, बाकी का 40% आएगा आपको जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, 80%। और बाकी भी 20% कब आता है पता है, जब खुद से रिविजन करते हैं बैठ के, जब खुद डाउट्स आते हैं, फिर उन डाउट्स को सोचेंगे, दोबारा वीडियो देखेंगे, जब कहीं और जाएंगे अपने टीचर से पूछेंगे स्कूल में, बाकी 20% तब होता है क्लियर। ठीक, तो जितना भी समझ में आया है उसको करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के एग्जाम्पल्स में। थैंक यू।